हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, हम 2024 में आ चुके हैं और अब बोर्ड एग्जाम्स भी हमारे आसपास ही हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ाई करना बिल्कुल एकदम दिल से चालू करेंगे। ठीक है, पूरी लगन से चालू करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक साइंस का टॉपिक, केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले तो भैया कार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए, मैं मानता हूं कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में सबसे महारथी जिसे बोलते हैं वो है कार्बन। इसलिए उनको कार्बन चचा बोलता हूं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। ये बहुत कुछ कर सकते हैं जो बाकी एलिमेंट्स नहीं कर सकते, वो सब कुछ ही काम कर सकते हैं, है ना। जैसे आप तो जानते ही होंगे, सबसे ज्यादा कंपाउंड किसमें पाया जाता है? हे, माइक लगाना भूल गया था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कार्बन की बात करें, मैं कार्बन के बारे में बात कर रहा था, है ना। देखिए, कार्बन को आप जानते हैं कि कार्बन का सिंबल सी होता है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए बोलिए। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। क्या आपको पता है कि कार्बन के कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं, जैसे 6C13, 6C14, ठीक है ना। और ये जो आइसोटोप्स हैं इसके, इनमें से ये आपको पता है रेडियो एक्टिव होता है ना। जिनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बताइए? कार्बन डेटिंग में। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो आखिर कैसे पता लगा के बताते हैं कौन सी चीज कितनी पुरानी है। जब आप सुनते होंगे कि भैया हमने तो 4 मिलियन ईयर्स पुराना एक मम्मी खोज निकाला है ना। ये सारी चीजें आप सुनते होंगे। तो चीजें कहाँ से मिलती हैं? कि यहीं से, कार्बन डेटिंग से 6C14 का यूज किया जाता है, जिससे वो पता करते हैं उसकी एज। ठीक, चलिए और काम की बात करते हैं। मैंने क्या बताया? एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया। आगे बात करें इसके, तो देखिए, कार्बन जो है वो हमारे अर्थ, देखिए, तो कहां कहां पाया जा सकता है कार्बन बताइए? सारे एलिमेंट्स या तो क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में, या फिर कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में, है ना। तो अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, अर्थ क्रस्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जमीन में, मिट्टी के नीचे, तो कितना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? मिला हुआ रहेगा। ठीक, ये पाया जाता है 0.02%। ठीक, और वहीं एटमॉस्फेयर में, देखिए, अभी जो आपकी बुक्स बताती हैं उसके हिसाब से 0.03%, लेकिन अगर मैं अपडेटेड आपको, अगर मैं अपडेटेड डेटा दूं तो उसके हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है 0.04% हो चुकी है। इसीलिए अब ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक, और इसी को कम करना है, इसी के लिए सारी गवर्नमेंट काम कर रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग में। ठीक है, चलिए हम फिलहाल बात करते हैं। ये तो हो गया किस पे? एटमॉस्फेयर में। और ये हो गया आपका कहां पर? अर्थ क्रस्ट में। सही है। अच्छा, अब आते हैं कार्बन की और बात करते हैं। ठीक, आपको पता है सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके पाए जाते हैं? कार्बन के पाए जाते हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी चीज होती होगी ना जिसकी वजह से इतने ढेर सारे कंपाउंड बन जाते हैं, बाकी कंपाउंड नहीं बनते, या बाकी इतनी लंबी लंबी चेन नहीं बना सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो बात होती ही होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। पहले हम इसकी बात करते हैं, ये किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर में सब कुछ बोलता जाऊंगा आपको। कार्बन एग्जिस्ट कैसे करता है? तो कार्बन आपको पता होना चाहिए, कार्बन दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसे? फ्री स्टेट, और साथ ही साथ ये स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं, वो तो है ही, साथ में कैसे कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है कि फ्री फॉर्म में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। चलिए, फ्री स्टेट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, दो स्टेट में। चलिए, अब फ्री स्टेट का क्या मतलब है जरा बताइए?
फ्री स्टेट का मतलब होता है प्योर कार्बन, सिर्फ ओनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कौन कौन सा, आखिर बताइए, अगर मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर में ये पाया भी जा रहा है तो आखिर आप कैसे बता सकते हैं कि सर ये केवल कार्बन है? भाई हम तो इतना जानते हैं, कागज जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें मिलता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि प्योर कार्बन का वो बना हुआ है? बताइए कैसे पता चलेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्री स्टेट में ना ये अपने एलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? एलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाया जाता है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं अब ये पूछ रहे होंगे, है ना? देखिए हर एक टर्म आपके लिए क्वेश्चन ही है ना? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं आपके, माफ कीजिएगा न्यू ईयर की शाम है ना, तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, सब गाना वाना बजा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं नया साल आने। चलिए बात करते हैं किसकी? एलोट्रॉप्स की। देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैंने बोला ना कार्बन दो स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है कि कार्बन अकेले पाया जाता है, मतलब प्योर फॉर्म में, ठीक है ना? और प्योर फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाएगा? एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए एलोट्रॉप्स जो होते हैं इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब दिखने में जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं क्या, देखिए जैसे मैं कार्बन का बोल रहा हूँ ना, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होंगे जो फिजिकल फॉर्म में अलग अलग हमें दिखाई देंगे, है ना? लेकिन उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम होती है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज से मिलकर बने हैं ना, वो किससे? कार्बन से। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, दो होते हैं। एक तो होता है डायमंड, हाँ वही डायमंड, हीरा, ठीक है ना, ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, एक फॉर्म और होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों नेचुरल मिलते हैं, ठीक है ना। एक इसका फॉर्म और होता है तीसरा भी, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, ठीक है। ये तीन के तीनों फॉर्म एलोट्रॉप कहलाते हैं कार्बन के, और ये पता है प्योर कार्बन के बने होते हैं। अगर आप इनको बर्न करेंगे ना कंबशन के बाद, ये प्योर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इनका रिमेन कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। जैसे आप कागज को जलाते हैं राख मिलती है, लकड़ी को जलाते हैं राख मिलती है, लेकिन इनको जला दिए अगर आप तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर कार्बन के बने होते हैं, इसीलिए मैं बोला था फ्री स्टेट में कैसे पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब दूसरी बात, अब बात करते हैं कंबाइंड फॉर्म की। देखिए कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी के साथ मिलकर पाया जाना। जैसे अकेले नहीं पाया जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाएगा और उसके साथ रहेगा। अब देखिए, अब कंबाइंड फॉर्म बहुत ढेर सारे कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत ढेर सारे, है ना? इसका रीजन क्या है? पहली बात, चलिए आपको दो तीन बातें बताता हूं। आपको पता है कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाए जाने के लिए सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी, समझ गए आप? वैलेंसी, वैलेंसी सबसे बड़ा रोल निभाती है इसको कंबाइंड फॉर्म में पाए जाने के। जैसे कॉम्बिनेशन में बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वैसे कंबाइंड फॉर्म में आपको पता ही होगा CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, CO के फॉर्म में पाया जाता है ना, और हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में। अब हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में इन सब की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, एक्सेट्रा। कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी। अब वैलेंसी की बात करें, देखिए जो कार्बन होता है ना आपका, वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब होता है? इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक, 4 वैलेंसी इसकी होती है। वैलेंसी का मतलब देखिए कार्बन है, इसे
देखिए कार्बन को मैंने बताया था कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4 आता है, याद है ना, इस तरीके से। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है इसे स्टेबल होने के लिए कितनी और की जरूरत है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल हो सकता है जब उसके वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको। अभी कितने इसके पास, 4, तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 की और जरूरत है ना। अब ये दे तो सकता नहीं है किसी के साथ, किसी को चारों तो दे नहीं सकता ना, इसी तरीके से किसी से 4 ले भी नहीं सकता भाई, कोई 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा किसी को, सही है। तो एक ही इसके पास उपाय बचता है इसका शेयर करने का। तो चलिए उसकी बात करते हैं अभी। देखिए इसकी वैलेंसी चार्ज को 4 की जरूरत होती है, ठीक। इसी वजह से देखिए इसके 4 खाली है ना, आपको मतलब कम से कम 4 लोग आके इसके साथ जुड़ेंगे, इसी वजह से इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक, टेट्रावैलेंट। अब सुनिए वैलेंसी 4 टेट्रावैलेंट। अब टेट्रा में 4 को कम से कम जोड़ सकता है, तो इसी से पता चल जाना कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है ना। अब बात करते हैं इसमें, हाँ अच्छा अभी मैं बोल रहा था कि शेयर ही करते हैं, ये क्या करते हैं, शेयर ही कर सकते हैं। तो शेयरिंग करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, शेयरिंग की वजह से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसका, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बन के बारे में कि आखिर जो कार्बन है इतना वर्सटाइल नेचर का क्यों होता है। वर्सटाइल नेचर मतलब समझ रहे हैं, वर्सटाइल नेचर मतलब किसी से भी जुड़ सकता है ये जाकर, और जुड़ने की इसकी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा होती है, लंबी लंबी चेन बना सकता है खुद के साथ जुड़ जुड़ कर, ठीक है। तो चलिए बस उसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर होता है, वर्सटाइल नेचर मतलब मैंने आपको बताया ना कि हरफनमौला एक वर्ड सुना है, मतलब हरफनमौला का मतलब मैं आपको बताऊं कि जो हर काम में माहिर होता है, ठीक है ना, उस जैसे ऑलराउंडर होते हैं क्रिकेट में उन्हें। तो ये कार्बन ऑलराउंडर नेचर का क्यों होता है, क्योंकि भाई देखिए ना सबसे ज्यादा कंपाउंड इसी के पाए जाते हैं पूरी केमिस्ट्री में, ठीक। इसके नाम से पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री चलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। पहले इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी की, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया, ठीक। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, अभी बात करते हैं। देखिए टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, है ना, और तीसरी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक। कैसे बॉन्ड बनाता है ये, कोवैलेंट, ठीक है ना। ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं जिसकी वजह से एक वर्सेटाइल नेचर का हो जाता है, मतलब हरफनमौला ऑलराउंडर खिलाड़ी बन जाता है ना। सबसे बॉन्ड बना सकता है, लंबे लंबे कंपाउंड बना सकता है, ढेर सारे कंपाउंड। पता है आपको 3 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोर देन 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अकेले से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं कि जब भी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो देखिए अब एक एक की बात करते हैं हम लोग। देखिए टेट्रावैलेंसी क्या होता है, टेट्रावैलेंसी का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसकी वजह से ये एक बार में 4 एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, अपने खुद से जोड़ सकता है, ठीक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए, है ना, देखिए इसकी प्रॉपर्टी है ये, और आपको दिखाता हूं, यहां पर आप कुछ भी जोड़ दीजिए, मतलब एक कार्बन कितने लोगों को जोड़ सकता है अपने साथ, है कि नहीं। देखिए CH4 बना, C से C को जोड़ सकता है
है ना, उसके साथ कितनों को, एक C के साथ सारे C। देखिए ना कितने बड़े बड़े कंपाउंड बनाएगा ये, है ना। फिर इनसे क्योंकि 4 है तो 4 इसको सेटिस्फाई करना होता है, एक कार्बन के पास 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से ज्यादा हुआ तो मतलब आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 से कम होगा तो उसको एक की जरूरत पड़ी रहेगी, जितना कम करेंगे उतनी जरूरत, मतलब 4 चाहिए ही चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, मतलब स्टेबल होने के लिए कहने का मतलब ये है कि उसको 4 एलिमेंट चाहिए, उसके चारों के चारों बॉन्ड जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। देखिए ना कितने कंपाउंड से बना सकते हैं। आगे देखते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, देखिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसी में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सिर्फ कार्बन में। ऐसे इनको चचा नहीं बोला जाता, है ना, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है बहुत कुछ कर दिखाने की। ठीक, कैटिनेशन की पावर क्या होती है वो बताऊं मैं आपको। ये होता है एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है। लॉन्ग चेन्स का क्या मतलब, अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब खुद से जुड़ने की जो एबिलिटी होती है, खुद से जुड़ने का जो गुण होता है किसी के अंदर, उसे बोलते हैं हम कैटिनेशन, ठीक। इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है, बहुत लंबी लंबी, आप सोच भी नहीं सकते कितनी लंबी लंबी। देखिए ना, आपका जो सोप बनता है C17H35, आप देखिए ना कितने कार्बन है इसमें, 17, C15H31। इसी तरीके से फुलरीन, एक बकमिंस्टर फुलरीन होता है, फुलरीन का नाम लिया ना, इसका एलोट्रॉप होता है, आर्टिफिशियल एक फुलरीन बनाया गया C60 60 कार्बन का। सोचिए 60 कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं, देखिए ना कितनी लंबी चेन बनाता है, और बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है ये, समझ रहे हैं। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये क्या कहलाता है आपका, कैटिनेशन कहलाता है, ठीक। मुझे लगता है कि पता चल गया होगा आपको। अब बात करते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए ना, टेट्रावैलेंट होने की वजह से कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने पीछे ही बात किया कि 4, देखिए टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनते हैं एक कार्बन के साथ, है ना। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी है, आप देख ही रहे हैं, है ना। इस वजह से बॉन्ड बनाने की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आप जानते हैं जो इससे बना हुआ बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है ना, काफी एफिशिएंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, समझ गए। तो काफी लंबे टिकाऊ जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं, काफी लंबे टाइम तक टिक सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ना बहुत ही छोटा होता है, और जब भी ये किसी के साथ जाकर जुड़ता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला किसी के साथ जुड़ेगा तो इसकी जो बीच की बॉन्डिंग होती है ना बहुत मजबूत बन जाती है, इसके छोटा होने की वजह से, समझ रहे हैं। तो किसी के साथ भी जाकर ये बहुत पावरफुल तरीके से जुड़ जाता है, और बड़े बड़े कंपाउंड्स बहुत मजबूती के साथ बनाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं इसके, ठीक। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा से नहीं माना जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन केवल इसके छोटा एटम होने की वजह से लोगों के साथ आसानी से जुड़ जाता है, जिससे इसकी पावर बहुत मजबूत रहती है, जल्दी टूटता ही नहीं है बॉन्ड इसका, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी है जो इसके वर्सटाइल नेचर होने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, ठीक। तीनों प्रॉपर्टी आपको मैंने समझा दिया है, आप टेक्स्ट बुक से इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम इसके टेट्रावैलेंसी की बात कर रहे थे ना, एक बार इसके बारे में देखिए। मैंने बताया ना कि 4 वैलेंसी 4 होने की वजह से ये 4 लोगों के साथ जुड़ता है, यही तो इसकी सबसे बड़ी पावर ही है। देखिए, ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग, बॉन्डिंग मतलब जुड़ना है, पेयरिंग मतलब भी जुड़ना, विद 4 अदर कार्बन एटम्स, एलिमेंट्स मतलब एटम्स, और विद द एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, या 4 अदर मॉलिक्यूल से जुड़ सकते हैं, 4 अदर एटम से जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बता रखा है, अदर एटम कौन कौन से, जिनसे कार्बन, एक तो कार्बन से जुड़ सकता है,
तो सर कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा ही रहता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इसके अलावा और किससे किससे जुड़ सकता है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, इसी तरह से कुछ और भी जो लोगों से जुड़ जाता है, लेकिन ये मेन है जिनके साथ ये हमेशा जुड़कर बनाता है। जैसे आपने देखा ही होगा CN, साइनाइड, है ना, CN के साथ जुड़ सकता है ये। ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको जोड़कर दिखाया ही। सल्फर के साथ भी ये जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ देखिए यहीं पर दिख रहा होगा आपको, सल्फर के साथ भी ये जुड़ता है। तो इस तरह से इसकी टेट्रावैलेंसी हुई। ठीक, अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। देखिए आ गए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, पता है इस ऑर्गेनिक नाम से पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। आप जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे, मतलब 11th-12th में, तो वहां पर केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अलग अलग हो जाती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है केवल कार्बन से बने कंपाउंड्स की, है ना, ओनली कार्बनिक कंपाउंड्स, जिसके बारे में किसके बारे में बात होगी, केवल कार्बनिक कंपाउंड, केवल कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में बात होती है बस। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात क्या होती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उसी को लेकर, इनके साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ और भी जितने कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना, उसमें कार्बन मस्ट है, हाइड्रोजन रहेगा और उसके डेरिवेटिव्स रहेंगे। ठीक, बस किसी छोड़कर, एक्सेप्ट किसको, ऑक्साइड नहीं रहेगा और कार्बोनेट नहीं रहेगा। ठीक, इनको छोड़कर जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स बनते हैं, ऑक्साइड और कार्बोनेट को छोड़कर सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप बिल्कुल सही से तैयार रखिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं बताइए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, इन्हीं से मिलकर क्या बनता है हमारा? हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब आप सोच रहे हैं हाइड्रोकार्बन आखिर हमने कहाँ देखा है? अरे भाई ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन हमने बहुत, जितने भी फ्यूल्स यूज करते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन ही है। आपका सिलेंडर यूज होता है, सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पता है ये पूरा का पूरा एक हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट वो क्या होता है? वो होता है ब्यूटीन, C4H10। क्या बोलते हैं उसे? ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो LPG में, अच्छा इससे आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है, क्या आपको पता है कि जितने भी ना हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब ये जो एल्केन वाले होते हैं, पता है इनमें इनकी खुद की कोई महक नहीं होती है, आरोमा जिसे बोलते हैं, खुद का कोई महक नहीं होती, खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, इसीलिए। लेकिन आपके जब गैस लीक होती है तो आपको पता चल जाता है ना कि गैस लीक हो रही है। कैसे पता चलता है बताइए? उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस, जिसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ये इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। ठीक, इसी की वजह से आपको स्मेल आ जाती है कि आपका गैस जो है वो लीक हो रही है ना। देखिए ये फैक्ट आपके लिए नया फैक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चलकर हाइड्रोकार्बन की। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने नहीं बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ी एक थियरी है। क्या है? थियरी, जिसे हम बोलते हैं क्या? वाइटल फोर्स थियरी।
थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या होती है। देखिए वाइटल फोर्स थियरी क्या कहती है। वाइटल का मतलब आपको पता है लिविंग थिंग होता है, ठीक। जानते हैं पहला ऐसा माना जाता था पहले 18 से 19 सेंचुरी में कि जो वाइटल फोर्स थियरी हो, मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कंपाउंड ना बनाए नहीं जा सकते, मतलब आर्टिफिशियली नहीं बनाए जा सकते, किसी लैब में नहीं बनाए जा सकते, सिंथेटिक तरीके से आर्टिफिशियल मैन मेड नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स चीजों से बनती हैं, ये ऐसा माना जाता था कि केवल लिविंग थिंग में ही बनेंगी, उन्हीं से केवल बन सकती हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे यूरिन में यूरिया पाया जाता है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इसी तरीके से और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब के सब, जैसे आपने एक चीज और आप खाते होंगे डेली अपने भोजन, वैसे तो सभी में कार्बन है, आपको पता है जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, ग्लूकोज है ना, C2H6O12, ठीक है, सॉरी C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज है ना, सुक्रोज का मतलब आपका शुगर होता है C12H22O11, ठीक है। ये सारी चीजें ये सब की सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यूरिया को भी माना जाता था, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है ना, ये आपका यूरिया है। तो ये माना जाता था ना कि केवल ये जानवरों के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसी में केवल यूरिया बन सकता है, बाकी यूरिया को बनाया नहीं जा सकता। कब की बात मैं कर रहा हूँ 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में, ऐसा स्टार्टिंग तक ऐसा माना जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बता दिया हमको कि नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने 1843 या 42 के आसपास इन्होंने हमको ये बताया कि यूरिया को हम चाहे तो लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट से इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, ठीक। जिसके बाद से ये थियरी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, है ना। इस थियरी को इन्होंने क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि थियरी गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग थिंग्स में ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेटिकली मैन मेड भी बनाया जा सकता है। इसके बाद तो कोल्बे ने आपका एसिटिक एसिड बना दिया, सिरका जानते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका तो सभी लोग खाते होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, है ना। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी किसने बना दिया, कोल्बे ने बनाया। तभी से ये चीजें पता लग गई, तब से ये हो गया, इन्होंने इसको लैब में बना दिया था। वरना आपको पता नहीं सिरका कैसे बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। गांव में एक मिट्टी की मटकी में गन्ने का रस या जामुन का रस भर के रख देते हैं, फिर फर्मेंटेशन होते होते वो 6 महीने साल भर में तैयार हो जाता है, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं सिरका। उसमें एसिटिक एसिड की मात्रा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थियरी, वाइटल फोर्स थियरी रॉन्ग प्रूफ हो गई, और हमें क्या पता चला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेटिकली या मैनमेड तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, ये डेट जो है 1828 है, ठीक है। 1828 में हमें फ्रेडरिक वोलर ने ये प्रूफ करके बता दिया था, ठीक। इनकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, क्या नाम है। ये कोल्बे से बता दो, जो मैंने डेट बताया 1880, ये बनाया था 1845 में, ये वाला, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में बनाया था, और इन्होंने बनाया था कब, 1845 में, ठीक। आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास। देखिए चैप्टर है तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अगर इसमें बात करने लगे ना तो हर एक टॉपिक पर आप कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें हर टॉपिक को कवर करना है, देखिए आप इसकी नोट्स तो कहीं से भी पा जाएंगे, बस आपको एक बार पहले ओवरव्यू चाहिए होता है हर टॉपिक का। वो ओवरव्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ पूरा का पूरा, एकदम बिल्कुल समझाकर ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, है ना, तो आपको सब कुछ वहां पर समझ में आएगा एकदम से, ठीक। नोट्स जहां तक बात है भाई, मैं हर चीज की डेफिनेशन नहीं लिखवा सकता यहाँ पर, लेकिन अगर आप नोट्स के लिए बोलेंगे तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊं और उस पर अपलोड कर दूं PDF, ठीक है। तो देखिए, आइए
ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन बात करेंगे ना तो दो टाइप के बनते हैं इनमें, ठीक। एक तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, एक एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। साइक्लिक एसाइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक कौन से ओपन चेन वाले कंपाउंड। और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है ना। ओपन चेन का मतलब होता है एसाइक्लिक, इसका मतलब साइक्लिक, ठीक। सबसे पहले हम ओपन चेन की बात करेंगे। देखिए, जो ओपन चेन कंपाउंड्स आते हैं इनमें आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन्स। अब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोकार्बन की। ये बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसे कंपाउंड जो किससे किससे मिलकर बने हो, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सही है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन ना दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और एक बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एल्केन के नाम से। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब, सॉरी, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक। कैसे होते हैं ये? एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब कि इनमें कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल, ठीक। मैंने बताया इन्हीं का नाम एल्केन है। देखिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कितने कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं उसमें n की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, अगर एल्केन के फर्स्ट मेंबर की हम बात करें तो हमारा फर्स्ट मेंबर का मतलब n = 1, पहला मेंबर तभी तो मिलेगा एल्केन का, ठीक। तो क्या आएगा? C1H2 × 1 + 2, मतलब कितना? C2 × 1 2 2 4, CH4। पहला मेंबर होता है उसका नाम होता है मीथेन, समझ रहे हैं ना। और अगर इसी तरीके से अगर मैं n = 2, मतलब इसका अगर हमें दूसरा मेंबर जानना हो, दूसरे मेंबर के लिए क्या करेंगे? इनकी वैल्यू 2 रखिए, तो C2H2 × 2, देखिए ये है फॉर्मूला, 2n + 2 और +2, C2 2 2 4 2 6, C2H6, इसका नाम होता है इथेन, समझ रहे हैं। इस तरीके से इसके मेंबर्स बनते चले जाएंगे, ठीक। जितने कार्बन लगाते जाएंगे, जितने कार्बन को आप जोड़ते जाएंगे, उतने के हिसाब से मेंबर बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। अब आइए अनसैचुरेटेड पर। अनसैचुरेटेड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा? एक तो होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन, ठीक है। पहले ही बता दूं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, मतलब इनमें ना अरोमा होता है, मतलब इनमें खुशबू होती है इनकी,
कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं कि किस चीज की बात की जा रही है, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड को ओलेफिन्स भी बोला जाता है, मेन इसको ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब ऑयल में पाए जाते हैं, ये जो ऑयल्स होते हैं ना आपके, ऑयल्स में पाए जाते हैं, इसलिए ओलेफिन्स भी बोलते हैं। देखिए एल्कीन का, इनका जनरल फॉर्मूला, इनके जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला कैसे होता है, इसका है CnH2n+2, इसके जनरल फॉर्मूला में ये 2 कम हो जाएगा, दो हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, CnH2n, ठीक। इसी तरह से इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, आप समझ ही गए होंगे, आप 2 और कम कर दीजिए तो CnH2n-2, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला। अब इसके मेंबर्स निकालिए, फर्स्ट मेंबर। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में और बात करूं मैं, एल्कीन के बारे में, तो देखिए एल्कीन जो होता है ये डबल बॉन्ड का बना होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले फर्स्ट मेंबर देख लीजिए इसका, इनका फर्स्ट मेंबर कैसा होगा, इनके फर्स्ट मेंबर में n=1 से काम तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से एक कार्बन से काम बनेगा ही नहीं, इसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, ठीक है, n=2। तो सी, देखिए इसमें एक कार्बन से काम इसलिए चला गया था क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है, चारों सिंगल सिंगल से जाकर जुड़ गए, है ना। लेकिन इसमें कभी भी सिंगल से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको 2, मतलब n=2, 2 कार्बन मिनिमम होंगे, C डबल बॉन्ड C, जुड़ गए। अब एक इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, मैंने बताया ना एक कार्बन को 4 सेटिस्फाई करना है, 4, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो इसके भी 4 हो गए, अगर देखिए आप ध्यान से, इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए, ठीक है। तो हमारा एल्कीन का सिंबल ही होता है, समझ गए, ये वाला। अभी हम अलग से एल्कीन एल्काइन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह इसका क्या मेंबर बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, कितना बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए एल्कीन एल्काइन के बारे में अलग से बात करते हैं, तब आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो काफी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एल्केन के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया, एल्कीन एल्काइन की बात हम करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है। सैचुरेटेड को एल्केन बोलते हैं, एल्केन में देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, देखिए सी के बाद 4 बॉन्ड, मतलब टेट्रावैलेंट होती है तो 4 बॉन्ड बनेंगे। फिर मैंने बताया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में कितने, एल्कीन और अल्काइन 2 टाइप के होते हैं। एल्कीन में बनता है डबल बॉन्ड, कैसा, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड कहां बनता है, कहां, बिटवीन द कार्बन एटम्स, कहां पर, बिटवीन द कार्बन एटम्स, ठीक है, बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, सही है। कैसे, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे मतलब अगर आप ऐसे मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए ना। कहीं पर भी आप देखिए 2 था ही, 4 बनाना है, इसको 4 से सेटिस्फाई करना होता है, बताया ना एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गए, इसके पास भी 1 2 3 4 हो गए। इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना इनमें, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, अब देखिए इस कार्बन के पास भी 3 हो गए और इस कार्बन के पास भी 3 हो गए, है ना, लेकिन कितने की कमी रह रही, 1 की, तो 1 इसके पास 1 इसके पास, तो मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3, 1 इधर 1 इधर, ठीक। अब आप इधर इधर क्या लगाइए, इधर आपकी मर्जी, चाहे जो लगाइए आप, चाहे हाइड्रोजन लगाइए या कोई भी
एल्काइल ग्रुप लगाइए, इसीलिए इसके फॉर्मूला बनाने के लिए R लगा देते हैं इसमें। समझ गए? इसमें कुछ भी जुड़ सकता है, जाकर यहां पर भी कुछ भी जोड़ लीजिए, जो आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में कंप्लीट हो। मैंने बताया, बाकी इसमें बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आरोमा होता है, इसे इनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि इनमें इसकी एक स्मेल होती है। आरोमा का मतलब स्मेल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की पहचान, है ना। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। चलिए, जब मैंने दो अलग अलग किया है तो इसमें एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल में अगर बात करूं तो पहले मैंने बताया इसमें 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ 2 कार्बन्स, पहला नंबर है। और इसमें भी स्टार्ट्स विथ 2 कार्बन्स। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना। बस ये तो याद करने वाली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन होते हैं। अच्छा, क्यों? डबल बॉन्ड होने की वजह से। सिंगल बॉन्ड होता तो आराम से 4 जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो डबल, जिसको भी जुड़ना है एक डबल बॉन्ड से जुड़ना ही जुड़ना है। तो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, फिर कार्बन से जिनको जुड़ना है आकर जुड़ जाइए। तो आइए, तो इसका पहला क्या बनेगा, 2 कार्बन से जुड़ना है तो पहले ही C डबल बॉन्ड C हमने बना लिया। अब 2 इसमें जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। तो पहला हाइड्रोकार्बन मेंबर, फॉर्मूला बनाइए इसका। तो ये CH2, वही C के साथ 2 हो गए, डबल बॉन्ड, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड। इसको ऐसे करके जनरली लोग लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि जो बॉन्डिंग होती है वो CC के बीच में दिखनी चाहिए ना, इस वजह से। इसका नाम क्या होगा? देखिए, इसका जनरल नेम तो इथाइलिन होता है। क्या होता है? एथिलीन। जनरल नेम किससे जो बुलाते हैं इसको। और इसमें भी इसका पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक एक जुड़ना है, एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो CN=2 से ही शुरू होता है इसमें भी। ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा कि नहीं? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था आपको? CnH2n। और इसका जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताया था? CnH2n-2, दो कम। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया था आपको? CnH2n+2। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन। ठीक है ना, ये होता है। वैसे स्पेलिंग इसकी होती है ACETYLINE, एसिटिलीन। ठीक है, तो देखिए ये इसका जनरल नेम है। अब इसके IUPAC नेम के बारे में बात कर लेना, बस वही आपकी प्रॉब्लम फंस रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अच्छा, इसके जनरल फॉर्मूला से चेक करें एक बार। देखिए, मैंने N=2 रखा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H2 × 2, क्या बना, C2H4। देखिए इसका जो पहला मेंबर है C2H4, यहाँ पर देखिए C2H4 यहां पर रखिए। तो इसका क्या था फॉर्मूला, CnH2n-2। तो CN=, मैंने कितना पुट किया है, 2। C2H2 × 2 -2 क्या आ जाएगा, C2H2। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बना, अगर आप फॉर्मूला निकालिए तो 2 C हैं 2 H हैं, तो C2H2। तो एसिटिलीन जो है C2H2 होता है और एथिलीन जो होता है C2H4 होता है। इनके जनरल नेम है। IUPAC नेम की बात अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, IUPAC नेम से पहले हम रूट वर्ड जान लेते हैं कार्बन के, क्योंकि सारे कंपाउंड बनने हैं हाइड्रोकार्बन ही है, सब बनने तो कार्बन से ही हैं। तो कार्बन के एटम, जैसे भी मैंने दिखाया नहीं था, एक कार्बन से N=1, N=2, N=3, C1 C2 C3 बन रहा था ना वहां पर। तो अब पहले के रूट वर्ड हम जान लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 कार्बन वाला है तो उसका नाम क्या ले सकते हैं हम, 3 कार्बन वाला है तो उसका नाम क्या होगा। तो इस तरीके से हम इसको रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, नाम से पहले, बाकी बाद में क्या लगेगा वो सफिक्स में, उसकी तो अलग बात है। एल्केन के साथ आएगा तो एन लग जाएगा, एल्कीन के साथ इन लग जाएगा। अभी बात करते हैं IUPAC नेम की, पहले रूट वर्ड की बात। देखिए C1 के लिए बात करते हैं। C1 को बोलते हैं मेथ। ठीक, इसीलिए सबसे पहला जो बना था कार्बन CH4,
है ना। तो C1 से उसमें कार्बन कितना था, 1। देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 है। तो मेथ, इसका नाम मीथेन हमने बोला था। ठीक, अभी देखते हैं C2 से क्या बनता है, एथ। C3 प्रोप, क्या नाम होगा इसका, प्रोप। C4 क्या बनता है, ब्यूट। आपको ब्यूटेन नाम बोला था ना मैंने, बट नहीं बोलते इसे, ब्यूट, ब्यूट बोलते, ब्यूट। C5 पेंट। C6 हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑक्ट। ठीक है, ऑक्ट। और C9 नॉन और C10 डेक। ठीक है, ये इसका रूट वर्ड हो गया। ठीक है, सबके सामने लगा हुआ है, अच्छा समझ जाइए। C1 मेथ, C2 एच, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ठीक है ना, ये इसकी नेमिंग है। आपको ये नाम क्या हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए एक एक करके। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। थोड़ा सा पीछा हो गया लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे चलते हैं, अब नेमिंग पे चलते हैं। पहले किसका नाम बनाना है, एल्केन का। यहां मैं डाल देता हूं IUPAC नेमिंग। ठीक है, देखिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, बता सकते हैं आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए क्या है, ये एक ना ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक यूनियन है, जहां पर क्या होता है, जहां पर ना चीजें, जब भी आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिस्कवरी करते हैं, है ना, या कोई थियरी बनाते हैं सब कुछ, तो वहां पर जाकर आपको वेरीफाई करवाना होता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए ये हेड ऑफिस है केमिस्ट्री का, जहां पर सबको पूरे वर्ल्ड में जो भी कोर्स है वहां पर इसको जाना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने इनका नाम रखा है। जैसे घर का नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू, गिंटू होता है, ठीक है ना, टुन्नी, टुन्ना, ठीक उसी तरीके से इनका नाम भी, अभी मैंने जनरल नेम कुछ के नाम बताया ना, ठीक है, उसी तरह से इनका भी ना जनरल नेम कुछ और होता है, लेकिन इनका भी प्रोफेशनल नेम बनाने के लिए IUPAC ने कुछ नाम बनाए, तरीका बताया, जिससे आपको इनका नाम पता चल पाए, आप आसानी से इनका नाम बना सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एल्केन की। ठीक है, एल्केन। देखिए एल्केन का जो IUPAC नेम होता है बहुत आसान है, किससे बनता है, एल्क प्लस एन। अब एल्क क्या है, ये जो एल्क होता है ना, यही होता है रूट वर्ड, जो आप कहां से लाएंगे, जो आप यहां से लाएंगे, ये देखिए रूट वर्ड। ठीक है ना, और ये एन, बस रूट वर्ड में एन को जोड़ देना है, तो आपका क्या मिल जाएगा, एल्केन। चलिए देखते हैं सबका बनाते हैं। पहले हम किसके लिए बनाएंगे, C1 के लिए, C1। अब जैसे आपको एल्केन का नाम बनाना है, तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 याद रखना पड़ेगा। ठीक, C1 के लिए बनाना है तो क्या बनेगा बताइए, C1 2 × 2 4, C1H4 का मतलब CH4, 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक, अच्छा बताइए C1 एक कार्बन है ना, इसका जरा IUPAC नेम बनाइए, बनाइए जल्दी। तो क्या बनेगा, C1 एक है, एक का क्या होता है, मेथ, और मेथ के साथ क्या जोड़ना है, हमें एन जोड़ना है, क्या बन गया, मीथेन। समझ गए। इसी तरीके से चलिए अभी मान लीजिए मैं C4 लेता हूं सीधे, C4 का मतलब पहले आप रूट इसमें रखिए, फॉर्मूले में कितना बनेगा, 4 2 जाए, देखिए 4 2 × 4 + 2 कितना बन जाएगा, 4 ये 10, तो C4H10, C4H10। C4 वाले का देखिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट प्लस क्या जोड़ना है हमें, एन, क्या बन गया, ब्यूटेन। ठीक है, कितनी आसानी से हम नाम बना सकते हैं,
बहुत आसानी से, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जैसे आप चलिए 6 कार्बन का बनाइए, C6 का बनाएंगे तो 6 फिर से वही यहाँ पर रखिए फॉर्मूले में 6, पहले आप यहाँ पर n की जगह 6 रख लीजिए, उसको इसका फॉर्मूला बना लीजिए। वैसे आप देख रहे होंगे जो भी आप नंबर रखते हैं उसके डबल टाइम से 2 ज्यादा होता है। तो अगर मैंने 6 रखा तो 6 2 12 प्लस 2 14। 6 वाले का नाम क्या है, यहाँ पर जाइए, क्या नाम है 6 वाले का, हेक्स। ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा तो नाम याद हो गया। तो हेक्स और साथ में क्या लगाना है, एन, क्या नाम बन गया, हेक्सेन, प्लस लगाइए तो नाम क्या बना, हेक्सेन। समझ गया ना। इसी तरीके से आपको सारे नाम बना लेने अपने नोट्स में। क्या नाम बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। समझ गए सबका फॉर्मूला। ये बना CH4, ये बना आपका C2H6, ये बनेगा आपका क्या, जल्दी बताइए, C3H8, C4H10, C5H12, ये C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और ये क्या बन जाएगा, C10H22। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा नाम तैयार है, ठीक। एल्केन हो गया। अब एल्कीन और एल्काइन की बात कर लेते हैं। उनका नाम भी आसान है, बस एल्क रहेगा ही, ईन जुड़ना है और आइन जुड़ना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक। मैं नाम लिख के बताता हूं, ये आप पूरा नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और सबका सामने नाम लिख लीजिएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए अब आते हैं एल्कीन के नाम पर। देखिए एल्केन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि एल्केन का जो जनरल नेम होता है वही नॉर्मल नेम होता है। बस इसमें एल्कीन में आइए, एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का नाम भी बनाना बहुत, पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, CnH2n, डबल होता है, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम एकदम आसान, अभी मैंने आपको बताया, एल्क प्लस इन, क्या नाम बन जाएगा, एल्कीन। बताइए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको रूट वर्ड पकड़ना है, नाम निकाल लेना है। पहला आपको पता है N=2 से शुरू होगा, ठीक है, 2 कार्बन से शुरू होगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है, रखिए C2H4, डबल ही होना है। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका नाम होता है इथाइलीन, जनरल नेम होता है ये, कौन सा, जनरल नेम। लेकिन अब IUPAC नेम की बात करें, आप ही बनाइए, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो देखिए नाम क्या होता है, एल्क प्लस इन, 2 है तो क्या आएगा, एथ। ये देखिए 2 कार्बन के लिए क्या बनाया, एथ बनाया, एथ प्लस इन, नाम क्या बन जाएगा, एथीन। जैसे वहां पर इथेन बन जा रहा था वैसे यहां पर एथीन बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा N=3 के लिए लेते हैं, ठीक है। अगर N= 3 के लिए लेंगे तो क्या बन जाएगा, C3 और H6, ठीक है। नाम आप खुद बताइए, 3 कार्बन वाला है तो क्या आएगा, प्रोप प्लस इन, क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है। फॉर्मूला आप जनरल फॉर्मूले से बनाइए, एन की वैल्यू पुट करते जाइए 3 4, और इससे आपको पता चलेगा, जैसे आपको वही हेक्सीन बनाने के लिए बोलेगा तो हेक्सीन का कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 6, सीधे यहाँ पर 6 पुट कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए मेथ का तो बनता नहीं है, बनेगा नहीं, एथ का क्या बना, C2H4, ये C3H6, डबल डबल करना है, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20। देख रहे, आराम से आपका सारा फॉर्मूला बनकर तैयार है। नाम कैसे बनेगा, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, सिर्फ इन लगाना है और कुछ नहीं, ठीक। देखिए अब अल्काइन के लिए बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला ये हो गया, ये नाम। अब आप सीख चुके हैं कि कैसे हम फॉर्मूला बनाकर निकालेंगे और कैसे उसका नाम लिखेंगे,
है ना। जैसे ये भी 2 कार्बन के लिए शुरू होगा, n = 2, 1 के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें रखिए, अभी रखेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, C2H2 to the 4 - 2, C2H2। मैंने इसका नाम बताया था ना, एसिटिलीन, एसिटिलीन। लेकिन एसिटिलीन में क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये जनरल नेम है इसका, क्या जनरल नेम है, लेकिन हमें कैसा नेम चाहिए, हमको IUPAC नेम चाहिए। तो रखते हैं, क्या नाम बनेगा, एल्क प्लस आइन। तो एल्क का मतलब कौन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथ। तो यहां आएगा एथ और यहां आएगा आइन, क्या बन जाएगा, इथाइन। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने 3 कार्बन वाला लिया, तो रखिए 3 to the 6 - 2, यहाँ पर रखिए ना, 2 × 3 - 2 कितना आ जाएगा, 6 - 2 4, C3H4। ठीक है ना, C3H4 बना, तो मतलब कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का मतलब इसका नाम क्या बनेगा, IUPAC। बोलो, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस आइन, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। इस तरह से आप एक एक करके रखते जाइए, आपको मिलता जाएगा। फॉर्मूला आप खुद बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह पर, है ना। देखिए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, जैसे शुक्लाइन, पंडिताइन और ललाइन, इस तरीके से सबके नाम बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सबके फॉर्मूले लिख दिए। ठीक, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इन सब का फॉर्मूला आप एक साथ नोट कर लीजिएगा, उनके सामने इनका नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपकी एल्कीन, एल्काइन और एल्केन तीनों की टेबल आपको तैयार मिल जाएगी। ठीक है। अब आपको थोड़ा चेन की बात कर लेता हूँ कि चेन से कैसे बनाते हैं हम कंपाउंड्स को, कंपाउंड का नाम। देखिए, अगर आपको चेन फॉर्म में दिया हो तो आप IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो इसका रूल आप जान लीजिए। चेन फॉर्म में आपको सबसे पहले चेन गिननी है, चेन देखनी होती है, नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने होते हैं, उनकी काउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना। काउंटिंग में जितने कार्बन आएंगे उनके हिसाब से आप रूट वर्ड लगाइए और देख लीजिए, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एल्काइन, चाहे एक भी आ जाए, जरूरी नहीं कि 2-3 ही मिले आपको, सब में थोड़े ही मिलेंगे। ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड आया तो एल्केन। चलिए एक एक को समझते हैं हम उसके कॉन्सेप्ट के साथ। पहला देखिए, सब्जी वाले बहुत आते हैं। देखिए, बात करें यहां से गिनिए। देखिए, इसमें क्या है, चाहे आप इस एंड से स्टार्ट कीजिए चाहे इस एंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इसकी नंबरिंग कीजिए बस। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए, 5। और कौन सा बॉन्ड है इनमें, सब में सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन है। आप देख लीजिए, पहले सब सेटिस्फाइड ही नहीं। देखिए, सी के साथ एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, कितने बॉन्ड हो गए, 2, और 2 हाइड्रोजन लगे, टोटल कितने हो गए, 4। सबके साथ इसके पास देखिए 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना, और एक बॉन्ड हो गया, 3 1 4। ये बॉन्ड नहीं है, नंबर है। ठीक, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, ये आपको जरूर देखना है, तब आपको पता चलेगा चेन सही बनी है। ठीक है। तो अब सुनिए, कितने, 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाला कौन होता है, एल्केन होता है। तो 5 कार्बन का कौन बनता है, 5 कार्बन का बनता है पेंट। तो नाम क्या होगा, एल्केन है तो पेंट प्लस एन, क्या बनेगा, पेंटेन। सिंपल नेम हो गया। आइए इस चेन पर चलते हैं। ये चेन जरा देखिए, इसमें आपको, अच्छा हाँ, अब जैसे ब्रांच चेन आपको मिल जाती है, क्या देखिए, इसमें ब्रांच है ना एक। देखिए, अगर आपको ब्रांच चेन मिल जाती है, तब ब्रांच चेन में आपको सबसे लंबी चेन देखनी हो, चाहे सीधी जा रही हो चाहे इधर से जा रही हो, क्योंकि ये साइक्लिक में बंद तो है नहीं। देखिए, आपको ना सबसे लंबी चेन पकड़नी है जब भी आपको, इससे चाहे ब्रांच चेन हो चाहे, देखिए चारों तरफ से ओपन ही है ये, तो कहीं से भी गिनती चालू कर सकते हैं। इधर से पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ब्रांच चेन वाले को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, चाहे इधर से 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 ही बन रहे हैं, मतलब 6 कार्बन का ही है। तो आप कोई भी चेन पकड़ सकते हैं, चाहे ये पकड़ लीजिए चाहे ये पकड़ लीजिए, चाहे इधर नहीं, इधर छोटी होगी 1 2 3 4 5, तो इधर वाली नहीं ले सकते हैं, है ना। आपको या तो ये पकड़िए या तो सिंगल पकड़िए। अच्छा, अब इसमें और क्या चीज है, इसमें एक चीज और है कि जब आप चेन लेंगे, जब आप चेन की नंबरिंग करेंगे, जो आपका साइड चेन बनना है, साइड चेन समझ में, जो ब्रांच चेन बनना है, उस ब्रांच चेन को ना सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। मतलब
आप इधर उस साइड से नंबरिंग कीजिए जिधर इस ब्रांच चेन को कम नंबरिंग है। चाहे आप इधर से कर रहे हैं तो इसको ये चाहे ब्रांच चेन मानिए, चाहे ये ब्रांच चेन मानिए, देखिए ना ब्रांच हो गई ना ये। अगर इसको पूरा चेन लेंगे तो ये ब्रांच चेन हो जाएगी। ठीक, तो आप नंबरिंग उधर से कीजिए जिधर आपको ब्रांच चेन को कम से कम नंबर मिले। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर से करेंगे तो इसको 4 नंबर पे आ रही है, लेकिन 1 2 3 इधर से करेंगे तो ये कम नंबर मिल रहा है इसे। तो इधर से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 नंबर पे ब्रांच चेन मिल गई, इसका नाम क्या होगा? देखिए जो ब्रांच चेन है उसका नाम हम अलग कर देते हैं। अच्छा, ब्रांच चेन में बन क्या रहा है? देखिए 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या बना? इसका नाम बन रहा है C2H5, इसका फॉर्मूला बना। अच्छा, अगर ये C2H6 होता, C2H6 तो बनता इथेन, है ना, लेकिन ये इसमें एक हाइड्रोजन कम है। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, एक होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। देखिए एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है, तो इसे हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं, इसका नाम वैसे ही बनेगा। अब कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल। आप समझ गए ना? जितने कार्बन को बस उसमें YL लगा देना है। और ब्रांच चेन को हम अलग से लिखते हैं, तो किस नंबर पे है? 3 इथाइल। और क्या बनाएगा? अब पूरी चेन का नाम लिखिए। पूरी चेन का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो 3 इथाइल हेक्सेन। समझ गया ना? ये पूरा नाम हो गया आपका 3 इथाइल हेक्सेन। यहां पर आइए, अब इधर से, अब यहां पर देखिए चेन तो खैर आपको सबसे बड़ी यही दिख रही है, ठीक है ना, जो सिंगल रो दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए 2 ब्रांच चेन है, एक ये है और एक ये है, साइड चेन 2 दिख रही है। अब इस साइड चेन में थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक 2 कार्बन वाला है, एक सिंगल कार्बन वाला है। अब यहां पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो बड़ा है ना उसको प्रायोरिटी दीजिए, मतलब उसको जब नंबरिंग करेंगे तो उसका नंबर कम आए, ठीक है ना, और जो दूसरा वाला बचता है उसको नंबर ज्यादा मिले, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हमारी प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जो बड़ा है वो कम नंबर पे आना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए ना, आप किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 नंबर मिला, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ये मिल रहा है ना। लेकिन इधर से काउंट कीजिए क्योंकि ये बड़ा है, 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे मिल रहा है, तो हमें क्या करते हैं? काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब हम इसके हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। देखिए 2 कार्बन वाला है, मैंने बोला था कम है, एल्काइल ग्रुप होता है, तो इसका नाम क्या होगा? 3 पर है ना, 3 नंबर पर, तो 3 इथाइल कॉमा, ये देखिए यहां पर एक और बना 6, ये एक कार्बन वाला है, एक कार्बन का मतलब मेथ, तो एल्काइल है तो YL लगाइए, मिथाइल कितने नंबर पे? 6, 3 इथाइल 6 मिथाइल, ठीक। कितने कार्बन का बना है टोटल ये चेन? सिंगल बॉन्ड का है, 8 कार्बन का बना हुआ है। देखिए सिंगल बॉन्ड 8 कार्बन, 8 कार्बन वाले का नाम क्या है? ऑक्ट, तो क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। ये हो गया आपका आंसर। इसका देखते हैं हम नाम, इसका। अब इसके नाम में देखिए क्या है डिफरेंस, यहां पर ओहो, यहां पर एक क्लोरीन आ गया है, ठीक है ना, ये क्या है? क्लोरीन है, और ये क्या है? मिथाइल। अब आपको यहां भी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। अब क्लोरीन मिथाइल से बड़ा होगा। देखिए मिथाइल जो है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, अभी तो बस केवल मैं चेन बता, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे बनता है। तो देखिए जब भी क्लोरीन, देखिए एक फैमिली